Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to Cartography IS, a revolution in Indian education. I am your faculty Anuj Kumar and will be dealing with geography. Students, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. A very happy Independence Day to all of you. And as you know, we Cartography IS has come up with a unique and innovative technique to deal with all your difficulties while preparing UPSC and other state civil services. जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया है कि हाउ आवर इंस्टीट्यूट इज़ अ रिवॉल्यूशन. हम आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जो एक बिल्कुल एक्सेप्शनल टेक्निक के ज़रिए आपकी वे ऑफ लर्निंग इस तरह चेंज कर देगा कि आपको कुछ भी रटने की नीड नहीं होगी और आपके कोर्सेज, आपके जो कंसेप्ट्स है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएंगे. हम आपके लिए OWC सीरीज़ और मैप की हेल्प से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को बहुत ईजी वे में बताएंगे. Okay, you can also buy our UPSC Panchamrit study notes which give you a written guarantee of 30 questions. इसमें आपको OWC सीरीज करवाई जाएंगी. In this you will get 5 module OWC series official website coverage, B2M book to map series, NCERT mind maps and current affairs which is of 1.5 years, and with this you will get UPSC mega pointers. Okay students, and यूपी के लिए एक स्पेशल कोर्स लेकर आए हम जो है UPPCS 60 डेज क्रैश कोर्स जो 10 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है. आपको इंडिपेंडेंस डे की सेल आपको अभी चल रही है, जल्दी से जाके इसको परचेज कर लीजिए. और इस कोर्स में आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करी जाएगी. जैसा कि आप लोगों को पता होगा यूपी के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस आते हैं जो होते हैं 200 मार्क्स के. इसमें से हम रिटर्न गारंटी देते हैं कि 90 क्वेश्चंस जो हम कराएंगे उसी में से आएगा. ओके, एंड फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक which is introduction to geography. So guys, जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं सबसे पहले हम इसका जो रूट वर्ड है उससे हम सबसे पहले बात करते हैं कि इससे क्या मीनिंग निकलता है ज्योग्राफी का. जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन. तो फिर साफ बात है कि क्या बना इससे, इसका मीनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. ज्योग्राफी मीन्स description of earth, and this term geography is term coined by Eratosthenes. ये एक बहुत ही महान, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है हिस्ट्री में. इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोला जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये टर्म किसने कॉइन किया है? एरास्थोनीज ने, एंड इन्हीं को ही फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है. तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑन अर्थ सरफेस इज ज्योग्राफी. अब यहाँ पे दो टर्म आपके यूज करे गए, फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट. इसी से ही ज्योग्राफी की दो ब्रांचेस बन जाती है, एक है फिजिकल ज्योग्राफी एंड द सेकेंड वन इज ह्यूमन ज्योग्राफी. जब हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपके पास 4 पैरामीटर्स आते हैं जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है, जो है लैंड, एयर, वाटर एंड लाइफ. लैंड के लिए हमें पढ़ना होता है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर भू आकृति विज्ञान. ओके, लिथोस्फीयर इज भू आकृति विज्ञान. लिथोस्फीयर, एक सेकेंड, लिथोस्फीयर कौन सी ब्रांच को, ज्योग्राफी की कौन सी ब्रांच डील करती है लिथोस्फीयर से? वो करती है जियोमॉर्फोलॉजी. कौन सी ब्रांच डील करती है? जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं भू आकृति विज्ञान. एंड जब हम बात करते हैं एयर की, तो एयर में हमें पढ़ना होता है एटमॉस्फेयर, एंड ज्योग्राफी की क्लाइमेटोलॉजी ब्रांच इसको डील करती है. क्लाइमेटोलॉजी
जिसको बोलते हैं जलवायु विज्ञान शास्त्र। ओके, एंड वाटर के लिए हमें पढ़ना होता है हाइड्रोस्फीयर। एंड ज्योग्राफी की कौन सी ब्रांच है इसके लिए? ज्योग्राफी की ब्रांच है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी समुद्र विज्ञान। एंड जब हम लाइफ की बात करते हैं, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे फिज़िकल ज्योग्राफी की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, जबकि अगर मैं फिज़िकल ज्योग्राफी की बात करता हूँ तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, और अगर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी की बात होता हूँ वहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन इंटरफेरेंस रहता ही रहता है। अब यहाँ पे बात आई फोर्थ पॉइंट लाइफ की, तो यहाँ पे ह्यूमन को हटा के बाकी जो भी लाइफ है वो सब इसके अंदर आएगी। ठीक है, एंड लाइफ कहाँ कहाँ पॉसिबल होती है वो अभी हम देख लेते हैं, कहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। ठीक है, मान लो ये है लैंड, ये है एयर एंड दिस इज वाटर। तो हमारा जो लाइफ है वो जहाँ ये तीनों मिल रहे होंगे वहीं पे ही लाइफ पॉसिबल है, और जहाँ ये तीनों चीज़ मिलती है लैंड एयर एंड वाटर उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। एंड ज्योग्राफी की कौन सी ब्रांच इसको डील करती है? बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डील्स विद लाइफ। इसको हम जैव भूविज्ञान भूगोल भी बोलते हैं, जैव भूगोल। ओके, एंड नेक्स्ट हम आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी पे। ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहले हमारा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब जनसंख्यिकी। ओके, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं कि पॉपुलेशन कैसे कैसे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या किसी सिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब हम देखते हैं। इन सब की हम बात करेंगे आगे बहुत ही डीप में। एंड सेकंड इसमें हमें पढ़ना है सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी में अधिवासीय भूगोल भी हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर हम रूरल और अर्बन को हम कंपेयर करेंगे, शहरी और ग्रामीण इलाकों को हम कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे थर्ड आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपका आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। ठीक है, इन सब को हम इसके अंदर कवर करेंगे। बेसिकली प्राइमरी सेक्टर इसके अंदर कवर होएगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड इंडस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इन सब को आगे अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे बहुत डीप में और काफ़ी अच्छे से। तो चलिए आज का जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं, वो है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बारे में आपको क्या पता है? किसी को कुछ पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो चलिए हम देखते हैं यूनिवर्स इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, contents of intergalactic space and all the physical matter and energy। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स वो सब कुछ है जो कि एग्जिस्ट करता है, जो कि है। जैसे कि प्लैनेट्स, ग्रह हो गए, आपके सितारे हो गए, आकाश गंगा, और इंटरगैलेक्टिक स्पेस, अंतरिक्ष हो गया पूरा, एंड अंतरिक्ष हो गया आपका, एंड फिजिकल मैटर्स हो गए सारे, और सारी ऊर्जा, ये सब यूनिवर्स है। ओके, ये सब इन सब को अगर एक साथ कंबाइन कर देंगे तो उसको हम कहेंगे यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स से रिलेटेड हमारे पास ओरिजिन से रिलेटेड, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, सबसे मेन चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। इसकी 6 थ्योरीज है यूनिवर्स से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले हम एक टर्म देख लेते हैं, कॉस्मोलॉजी। एक टर्म है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्मोलॉजी? कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है, ये दो वर्ड से बन के बना है, कॉस्मोस एंड लॉजिज, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की स्टडी को हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है ओरिजिन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कौन कौन सी थ्योरीज है। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिग बैंग थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम महाविस्फोट सिद्धांत बोलते हैं। एंड इसमें एक यही बात कही गई कि एक सिंगुलैरिटी होती है जो फटती है, जिसमें विस्फोट होता है और उससे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। एंड सेकंड थ्योरी इज स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी में ये बताया गया कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कैसे हो रहा है। ओके, एंड थर्ड इज इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी को आप स्थिर अवस्था सिद्धांत भी बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी, अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत। अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत, इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी, ये एक एक्सटेंशन है बिग बैंग थ्योरी का। ये एक एक्सटेंशन है बिग बैंग थ्योरी का, जिसमें हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि इसमें क्या होता है। एंड द फोर्थ वन इज ऑसिलेटिंग यूनिवर्स और साइक्लिक। ऑसिलेटिंग यूनिवर्स और साइक्लिक, ये पीरियोडिक टाइम की बात करता है कि एक पीरियोडिक टाइम होता है, जैसे कि ऑसिलेशन मूवमेंट आपका किस में देखा जाता है, पेंडुलम में देखा जाता है। ऐसे ही वही सिद्धांत इसमें लगाया गया है। ओके, एंड द फिफ्थ वन इज ऑसिलेटिंग ब्रेन थ्योरी। इट्स BRANES, ब्रेन्स थ्योरी, नॉट BRAIN। एक्चुअली ये जो ब्रेन्स है, ये मेम्ब्रेन का जो एंड का वर्ड है वो लिया गया है ब्रेन्स थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, एंड द सिक्स्थ इज एक्सोटिक थ्योरी, अनोखे सिद्धांत, जिसका मतलब साइंटिफिक से कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर आपका होलोग्राम आता है, क्रिएशनिज्म आती है एंड सिमुलेशन आता है। होलोग्राम को होलोग्राम भी बोलते हैं, क्रिएशनिज्म को सृष्टि रचना सिद्धांत बोलते हैं, एंड सिमुलेशन इज अनुकरण। सिमुलेशन कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को पता भी होगा सिमुलेशन क्या होता है, उनके लिए ये बहुत ही मामूली सा वर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, ये 6 थ्योरीज अब हम आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बिग बैंग थ्योरी पे। बिग बैंग थ्योरी को हम एक्सपेंड यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, और ये थ्योरी सबसे पहले जॉर्ज लेमेट्रे ने दी थी 1927 में। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेट्रे ने 1927 में। और इन्होंने एक सिद्धांत यूज़ किया था, डेट अ यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग। और ये जो प्रूफ था कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ये एडवर्ड हबल ने दिया था 1920 में। इन्होंने एविडेंस दिए थे कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है 1920 में। अब इन्होंने इसी सिद्धांत को अपने थ्योरी में लगाया। अब वो कैसे लगाया अभी आपको बताते हैं। देखो, इन्होंने कहा कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है तो कभी ना कभी ये सब चीज़ें एक जगह होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें एक जगह होगी, जिसको हम कहेंगे सिंगुलैरिटी। किसी को समझ आया? नहीं आया? अब ये एक्सपेंड कैसे हो रहा है, इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप पटाखे फोड़ते हो, कभी कभी क्या होता है, कोई नटखट बच्चा होता है, वो उसके ऊपर कोई प्लास्टिक का कप रख देता है या बाउल रख देता है। जैसे ही पटाखा फटता है तो वो कप भी फट जाता है और वो इधर उधर बिखर जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो इधर उधर बिखर जाता है। लेकिन अगर आप टाइम में पीछे जाओ, अब इसमें टाइम में पीछे जाओगे तो क्या होएगा, अब जब उन सब पीसीस की आप ट्रैजेक्टरी ट्रेस करोगे तो वह सब कहाँ जाएगी? जहाँ विस्फोट हुआ है, जहाँ पटाखा फटा है। तो मतलब एक ही जगह पे है, मतलब पहले वो एक ही जगह पे था, एक सिंगुलैरिटी थी। जैसे ही विस्फोट हुआ वो सब फैला, एक्सपेंड तभी हुआ। ठीक है, तो इसी चीज़ को जॉर्ज ने अपनी थ्योरी में लगाया
उसने जो भी यूनिवर्स में मैटर्स है, जो भी प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज है, उन सब की ट्रैजेक्टरी ट्रेस करी और ट्रेस करने के बाद ये देखा कि वो सब एक ही पॉइंट से निकले हैं और वो पॉइंट है सिंगुलैरिटी, और उस पॉइंट को नाम दिया सिंगुलैरिटी। ओके, बिकॉज यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ऑल मैटर इज एज्यूम्ड टू हैव कंडेंस्ड एंड कंटेन्ड इन ओनली वन पॉइंट एट द स्टार्ट। क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पे सिंगुलैरिटी की बात करी गई है, एंड यहाँ पे सिंगुलैरिटी की हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इस सिंगुलैरिटी की उस टाइम पे प्रॉपर्टीज़ क्या थी। ओके, सिंगुलैरिटीज़ की उस टाइम पे प्रॉपर्टीज़ क्या रही होगी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान है। ठीक है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ है। एक है इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट टेम्परेचर था उसका, एंड सेकंड इज इनफाइनाइट डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व बहुत ज़्यादा था उसका, इनफाइनाइट डेंसिटी, एंड थर्ड इज, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा। और ये सिंगुलैरिटी इतनी छोटी थी कि मैं अगर आपके स्क्रीन पे कोई पॉइंट भी बनाऊं तो वो उससे भी छोटी थी सिंगुलैरिटी। तो मेरे को वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम कैसा होगा इसका? इनफाइनाइट होएगा या एक्सट्रीमली अनइमेजिनेबल स्मॉल होएगा? इसका जो वॉल्यूम होएगा वो होएगा अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, अनइमेजिनेबल स्मॉल volume. Okay, these are the properties of the singularity: infinite temperature, infinite density and unimaginable small volume. इसको बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में इसको ऊपर नीचे कुछ भी करके पूछ सकता है। इनफाइनाइट टेम्परेचर की जगह अनइमेजिनेबल स्मॉल टेम्परेचर कर सकता है, तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखना। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया देखो, अब ये साइंटिस्ट की हद देखो, यहाँ पे उन्होंने ये सिंगुलैरिटी कितने टाइम तक रही वो भी काउंट कर लिया है, जिसको नाम दिया प्लैंक्स एपोक, प्लैंक्स काल। ठीक है, प्लैंक्स काल इसका नाम दिया गया कि कितने टाइम तक ये सिंगुलैरिटी रही, जो रही है 0 से 10⁻⁻43 सेकेंड तक। इसके बाद विस्फोट हुआ, विस्फोट होकर यूनिवर्स बना। क्लियर है सबको? बिग बैंग थ्योरी सबको क्लियर है? इसको एक्सपैंड यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। जॉर्ज लैमेटर ने 1927 में ये निकाली है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं डायग्राम के साथ कि ये कैसे कैसे हुआ। ठीक है, देखिए सबसे पहले बिग बैंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 0। इस डायग्राम में आपको ये दिखाया गया कि यूनिवर्स कैसे बना है, एंड नीचे यहाँ टाइम स्केल है, कैसे कैसे टाइम के साथ सब कुछ हुआ है। ओके, क्लियर है सबको? यहाँ पे आपके पास ये टाइम स्केल है, जिसको एज ऑफ यूनिवर्स या टाइम स्केल बोल लो, एंड दिस इज हाउ यूनिवर्स क्रिएटेड। तो अब हम बात करते हैं बिग बैंग। सबसे पहले विस्फोट, बिग बैंग, यहाँ सिंगुलैरिटी थी, सिंगुलैरिटी थी यहाँ पे। थोड़ा सा आगे जाके इस पॉइंट पे यहाँ पे एक क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ। क्या हुआ? क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ। क्वांटम फ्लक्चुएशन क्या होता है? टेम्परेरी रैंडम चेंज इन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, कुछ चेंज हुआ अमाउंट ऑफ एनर्जी में, उससे कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन हुआ और फिर इन्फ्लेशन हो गया। 10⁻⁻32 सेकेंड पे इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया। इन्फ्लेशन मीन्स एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस का एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया, स्पेस फैलने लग गया एट 10⁻⁻32 सेकेंड। क्लियर है सबको? बिग बैंग हुआ, बिग बैंग 0 सेकेंड पे बिग बैंग हुआ। बिग बैंग के थोड़े टाइम बाद क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ थोड़ा सा। क्वांटम फ्लक्चुएशन के बाद 10⁻32 सेकेंड पे इन्फ्लेशन स्टार्ट हुआ। इन्फ्लेशन मतलब एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन ऑफ स्पेस। और उसके बाद
वन माइक्रो सेकेंड मतलब कि 10⁻⁻⁶ सेकेंड पे प्रोटॉन बनना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट प्रोटॉन बनना स्टार्ट हुआ एंड 0.03 सेकेंड 0.01 सेकेंड पे 10⁻⁻⁶ सेकेंड पे प्रोटॉन बनना स्टार्ट हुआ एंड 10⁻⁻² सेकेंड पे या 0.01 सेकेंड पे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ। परमाणु सम्मेलन स्टार्ट हो गया 10⁻⁻² सेकेंड पे। और ये कब तक रहा? ये 3 मिनट्स तक रहा। ठीक है, ये देख रहे हो ये वाला टाइम पीरियड 10⁻⁻² सेकेंड से 3 मिनट तक न्यूक्लियर फ्यूजन रहा। स्टार्ट हुआ 10⁻⁻² सेकेंड पे एंड एंड हो गया 3 मिनट पे। इसके बाद बहुत साल गुजर गए और 3,80,000 साल बाद कॉस्मिक CMBR निकली। व्हाट इज दिस? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। क्लियर है सबको? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR निकली। ये क्या था? ये एक अर्लीस्ट टाइम था जबकि पहली बार कोई लाइट निकली थी यूनिवर्स में, कोई लाइट आई थी यूनिवर्स में एंड इस टाइम पे यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया था, मतलब विजिबल हुआ था इस टाइम पे। और इसी स्टेज को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन स्टेज। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन स्टेज। ये क्या होती है अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा इस थोड़ा डिटेल में इसको। एंड इसके बाद न्यूट्रल हाइड्रोजन फॉर्म होता है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो है 30 करोड़ टाइम बाद। यहाँ पे एक और लाइन आएगी, यही लाइन है। 30 करोड़ ईयर्स आफ्टर फर्स्ट स्टार एंड गैलेक्सी फॉर्म होती है। फर्स्ट स्टार एंड गैलेक्सी फॉर्म्ड। ठीक है, फर्स्ट स्टार और गैलेक्सी फॉर्म होती है एंड आज का जो टाइम है वो है 13.8 बिलियन ईयर्स। आज का टाइम है 13.8 बिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग, जो आज का यूनिवर्स आपको दिखता है। तो ये होता है बिग बैंग में क्या होता है? एक विस्फोट होता है, विस्फोट होके क्वांटम फ्लक्चुएशंस होता है, फ्लक्चुएशन से फिर इन्फ्लेशन होता है, फिर सबसे पहले आपका प्रोटॉन फॉर्म होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूज़न स्टार्ट होता है लेकिन वो भी 3 मिनट के बाद ख़त्म हो जाता है। फिर काफ़ी टाइम बाद CMBR निकलती है। CMBR क्यों निकलती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। CMBR निकलती है स्पेस में जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन स्टेज। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट लाइट दैट विजिबल इन स्पेस। एंड इसके बाद आपका यूनिवर्स फॉर्म हो जाता है जो आपको आज दिख रहा है धीरे धीरे। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन स्टेज में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन स्टेज में चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम फॉर्म करते हैं। क्या होता है? चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ मिल जाते हैं और न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम फॉर्म करते हैं। अब ये जब फॉर्म होते हैं मतलब एक साथ मिलते हैं तो इनसे एक एनर्जी निकलती है लाइट की फॉर्म में, वो इमिट होती है एज अ CMBR। ओके, एज अ CMBR ये रिलीज होती है थर्मल रेडिएशन और ये अर्लीस्ट लाइट थी जो यूनिवर्स में विजिबल हुई थी। ओके, मैं यहाँ कुछ लिखना भूल गया। CMBR जो है ये एक अर्लीस्ट लाइट थी जो विजिबल हुई थी। और ये CMBR को सबसे पहले फाउंड किसने किया था? वो दो महान साइंटिस्ट थे, पेंजियास एंड विल्सन।
पेंजियास एंड विल्सन ने ये CMBR फाउंड करी थी सबसे पहले, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कब मिला था नोबेल प्राइज़? 1978 में। ओके, CMBR फाउंड करने के लिए किन दो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला? पेंजियास एंड विल्सन को 1978 में। ओके, और स्टूडेंट्स, ये जो CMBR है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये एक बिगेस्ट प्रूफ है कि बिग बैंग थ्योरी हुई है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी होने का ये बिगेस्ट प्रूफ CMBR ही है। तो चलिए अब हम अपनी सेकंड थ्योरी पे चलते हैं, जो है स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्थिर अवस्था सिद्धांत। इसको हमारे 3 साइंटिस्ट ने दिया है, थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी एंड सर फ्रेड हॉले ने। किसने दिया है? थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डे एंड सर फ्रेड हॉय ने। इसमें क्या कहा गया? इसमें बिग बैंग थ्योरी के जैसा कोई विस्फोट वगैरह नहीं किया गया। इसने जो हबल ने अपना प्रूफ दिया था कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, तो उसी को इसने लिया है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन वो कैसे कर रहा है? वो यूनिवर्स में ये कोई बिग बैंग थ्योरी की वजह से नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा कि ये यूनिवर्स में हर टाइम कुछ ना कुछ नया मैटर क्रिएट होता जा रहा है, और उस वजह से यूनिवर्स बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, हर टाइम कुछ ना कुछ नया मैटर क्रिएट हो रहा है, उस वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ना कि कोई बिग बैंग थ्योरी एंड सिंगुलर, ना कोई पाथ ट्रेस किया गया है एंड ना ही कोई कुछ किया गया है। सिर्फ क्या हो रहा है? इसमें नए मैटर फॉर्म हो रहे हैं, उसी वजह से ये एक्सपेंड हो रहा है, और इसी वजह से इस थ्योरी को हटा दिया गया है, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ प्रूफ नहीं कर पाई है। इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है इस थ्योरी को। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं, जो है इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी। ये थ्योरी यूनिवर्स की बात नहीं करती, ये थ्योरी बात करती है मल्टीवर्सेस की। मतलब दुनिया में हमारा सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है, मल्टीवर्स है। क्यों? इसके लिए हम दोबारा बिग बैंग थ्योरी पे आते हैं। देखो, ये थ्योरी क्या बोलती है? यहाँ बिग बैंग हुआ है, ठीक है, यहाँ बिग बैंग हुआ किसी भी जगह, यहाँ पे जैसे बिग बैंग हुआ, अभी क्या है? सिर्फ इधर ही ये यूनिवर्स फॉर्म हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ फॉर्म हो रहा है? ऐसे भी फॉर्म हो सकता है, ऐसे भी फॉर्म हो सकता है, ऐसे भी फॉर्म हो सकता है ना। ये अलग यूनिवर्स फॉर्म हुआ, ये अलग यूनिवर्स फॉर्म हुआ, ये अलग यूनिवर्स बना, तो ये क्या हुआ? मल्टीवर्स बने। ठीक है ना, हर किसी की अलग अपनी फिजिक्स चल रही है। ठीक है, तो ये थ्योरी बात करती है मल्टीवर्सेस की, लेकिन इसको भी अभी प्रूफ करने का कुछ ज़रिया नहीं है। कैसे प्रूफ करें? ये सारी थ्योरीज़ है, सिर्फ ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन जो बिग बैंग थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक थ्योरी मानी जाती है, और मोस्ट एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी में से एक जो मानी जाती है वो बिग बैंग थ्योरी ही है, मोस्ट एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी। ओके, एंड इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी देख लेते हैं, अनंत स्वीतीकरण सिद्धांत। द इन्फ्लेशन दैट गेव बर्थ टू आवर यूनिवर्स वाज यूनिक ओनली टू अस, बट देयर मे बी अ इन्फाइनाइट सच इन्फ्लेशन क्रिएटिंग न्यू यूनिवर्स। ऐसे कई सारे इन्फ्लेशन हो सकते हैं जो कि कई सारे नए यूनिवर्स फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, एंड दिस फॉर्म अ मल्टीवर्सेस। इतनी सी है ये थ्योरी। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स और साइक्लिक दोलन सिद्धांत चक्रीय। इसमें आपको ऑसिलेटिंग मूवमेंट के बारे में पता होगा। आपको पेंडुलम के बारे में पता है, ये होता है पेंडुलम। ये कैसे मूव करता है? इधर उधर इधर उधर इधर उधर। इसकी अगर स्टेजेस देखी जाए तो
अगर इसको ए स्टेज लेते हैं, इसको बी स्टेज लेते हैं, तो ये भी क्या होगी, ए स्टेज होगी। तो ये कैसे मूव कर रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसे मूव कर रहा है। तो ऐसे ही, और इसकी मतलब दो ही मूवमेंट है, ए और बी, 1 या 0। तो ऐसे ही ऑसिलेटिंग यूनिवर्स या साइक्लिक बोलो, तो इसमें भी ये दो मूवमेंट होते हैं। तो ये क्या बोलता है कि एंडलेस, ये थ्योरी बोलती है कि इसमें एंडलेस सीरीज ऑफ बिग बैंग होता है और एंडलेस सीरीज ऑफ ही बिग क्रंचेस होते हैं। बिग बैंग मतलब वो जो विस्फोट हुआ, एंड बिग क्रंच मतलब जैसे ये सब यहाँ बिग बैंग हुआ एंड ये यूनिवर्स फॉर्म हुआ, एंड बिग क्रंच में क्या होएगा, ये दोबारा जब सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, जब सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ये सब दोबारा कोलैप्स कर जाएगा, बिग क्रंच हो जाएगा। फिर दोबारा कुछ टाइम बाद उसमें एनर्जी आएगी, जब वो कोलैप्स हो जाएगा दोबारा एनर्जी आएगी, दोबारा फिर बिग बैंग होगा और फिर दोबारा से बिग क्रंच हो जाएगा। ये एक पीरियोडिक टाइम के हिसाब से चलेगा, जैसे कि ऑसिलेशन में होता है। ओके, एंड अपनी नेक्स्ट थ्योरी है ऑसिलेटिंग यूनिवर्स ब्रेन थ्योरी। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग थ्योरी है, बहुत ही अलग सी थ्योरी है, जिसमें यूनिवर्स को एक लार्ज मेम्ब्रेन में डिवाइड कर दिया गया है। ये सब जो है इनको ब्रेन्स कहा गया है, इन सब प्लेन्स को ब्रेन्स कहा गया है। ये सब लार्ज मेम्ब्रेन है और ये यूनिवर्स है, ये सब एक दूसरे के पैरेलल है। और इन ब्रेन्स के अंदर आपके सब कुछ है, गैलेक्सीज है, स्टार्स है, सब कुछ है, ठीक है। अब जब ये दो, मान लीजिए इन दो ब्रेन्स की हम बात करते हैं, ये ब्रेन्स इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो जब भी, और ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, ये ऐसे तिरछे मिर्छे है, ओके, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े है। तो ये दो ब्रेन जब भी कोलॉइड करेंगे, मतलब किसी स्पेसिफिक, अब टेढ़े मेढ़े है तो कहीं ना कोई स्पेसिफिक पॉइंट होएगा जहाँ ये कोलॉइड करेंगे। जहाँ पे भी ये कोलॉइड करेंगे वहाँ बिग बैंग हो जाता है, वहाँ बिग बैंग हो जाता है। ये थ्योरी ये बताती है कि बिग बैंग कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है। इस थ्योरी का, फर्स्ट वाली थ्योरी बिग बैंग थ्योरी से कुछ लेना देना नहीं है, उसमें बाकी सब सेम है कि बिग बैंग वैसे हो रहा है, फट रहा है, सिंगुलैरिटी एंड ये ऑल दैट, बाकी वो सब सेम है। बस ये बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है, मेम्ब्रेन में यूनिवर्स डिवाइडेड है एंड ये सारे ब्रेन्स जो है मूव करते हैं, जहाँ पे भी ये कोलाइड करते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, वहाँ कोलिजन हो जाता है एंड बिग बैंग हो जाता है वहाँ पे। तो चलिए, नेक्स्ट इज सिक्स्थ, एक्सोटिक थ्योरी। इसका किसी भी साइंटिफिक तरीके से इसका कोई मुकाबला नहीं है। जैसे कि एक्सोटिक थ्योरी मतलब अनोखे सिद्धांत। इसमें क्या एक थ्योरी है होलोग्राम, ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। ये इसमें सबसे पहले हमारी आती है होलोग्राफिक। होलोग्राम में क्या कहा गया है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक फ्लैट है और उसको होलोग्राम के प्रोजेक्शन के थ्रू एक स्फीयर की शेप में शो करा जा रहा है। आवर यूनिवर्स में बी अ फ्लैट होलोग्राम प्रोजेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ओके, ये कहती है होलोग्राम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थ्योरीज इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रिएशनिज्म क्या बोलता है? क्रिएशनिज्म होता है सृष्टि रचना सिद्धांत। इसमें हर एक रिलीजन की उनकी बुक्स है, जो हर एक रिलीजन कहता है कि सृष्टि कैसे फॉर्म हुई है, कैसे ये यूनिवर्स फॉर्म हुआ है। हिंदुइज्म अलग बोलता है, इस्लाम अलग बोलता है, क्रिश्चियन अलग बोलता है। इन सब को कोई मतलब साइंटिफिक तरीके से कोई प्रूफ नहीं कर सकता, बस ये थ्योरीज है, ठीक है। वेरियस रिलीजन स्पेसिफाई इन देयर स्पेसिफिक वे हाउ गॉड क्रिएटेड इट ऑल, कैसे भगवान ने ये सृष्टि की रचना करी है, ये आते हैं क्रिएशनिज्म में। एंड सिम्युलेशन बहुत ही विचित्र है, मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए आप एक मूवी देख सकते हो, मैट्रिक्स मूवी। मैट्रिक्स मूवी मैं आपको इसके लिए सजेस्ट करूंगा, बाकी ना भी देखो तो चलेगा। सिमुलेशन में क्या कहता है कि सब कुछ एक सपना है, सब कुछ एक सपना है। जैसा कि हिंदुइज्म में है, ये सृष्टि जो है ये लॉर्ड विष्णु का एक सपना है
हिंदुइज्म ये बोलता है कि जो ये पूरा यूनिवर्स है ये लॉर्ड विष्णु का एक सपना है। ओके, ऐसे ही मैट्रिक्स मूवी अगर आप देखोगे तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें ह्यूमंस और कंप्यूटर के बीच में लड़ाई होती है, तो कंप्यूटर ऑब्वियसली जीत जाता है उसमें स्टार्टिंग में। लेकिन फिर भी आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ह्यूमंस के ब्रेन को वो कंप्यूटर से कनेक्ट करके उनको सपने में बस सब कुछ वो ह्यूमंस कर रहे थे। कैसे, जैसे सपने में ही वो लोग कुछ ना कुछ बन रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई यूपीएससी क्रैक कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है सपने में ही। लेकिन उनकी बॉडी एक ही जगह है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है और वो सो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, ये आप देख सकते हैं इसके लिए सिमुलेशन। तो चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपनी गैलेक्सी एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आइएगा और सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं हम क्या क्या है इम्पोर्टेंट। और कोई भी जानकारी चाहिए हो आपको यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस से रिलेटेड, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं इन सभी चैनल्स पे। ओके स्टूडेंट्स, एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।